हेलो एवरीवन, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं मेरा ही यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्स लॉ के अमेंडमेंट और प्लस एज यू कैन सी जुडिशियल्स अपडेट फॉर नवंबर 2021 एग्जामिनेशंस। मैंने सारे ऑलरेडी कवर कर लिया, तो मैं आपको बहुत ही ईजी वे के अंदर फटाफट से सारे ब्रीफ कर देता हूँ कि आखिर है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लीजिए कि अगर आपने मई 21 के अंदर एग्ज़ाम दिया था तो आप सेम बुक्स को कंटिन्यू कर सकते हो। मई 21 यानी कि जुलाई 21 अटैम्प्ट। और उसके अलावा जो आपको करना है वो सिर्फ ये वाले ही अभी तक के अकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी अपडेट्स एंड जुडिशियल्स अनाउंसमेंट है। ओके, जिसमें टोटल अमेंडमेंट कितनी है? फर्स्ट सैलरी के चैप्टर में आई है, जो सेकंड आई है वो आई है हमारी पीसीबीपी के चैप्टर में, सिंपल सा है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करने के रिगार्डिंग। जो थर्ड आया है वो आया है मिसलेनियस प्रोविजंस के अंदर, जो कि रूल 114E एंड सेक्शन 285BA के रिस्पेक्ट में है। एंड जो कि मतलब मेन कुछ नहीं है, आपको वो अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने होता है, तो वो किन किन को रिपोर्ट करने हैं वो बताया हुआ है। एंड देन जो फोर्थ अपनी अमेंडमेंट है वो इंटरनेशनल टैक्सेशन में ट्रांसफ़र प्राइसिंग के टॉपिक में आई है, और मैं बहुत ही ईजी वे के अंदर आपको ये सारा ब्रीफ कर दूंगा, आपको बिल्कुल भी वो दिक्कत नहीं आएगी। ओके, यहाँ पे फिर अपन एक बार देखने वाले हैं कि केस लॉज कौन कौन से आए हैं। तो सबसे पहले एज यू कैन सी DCIT वर्सेस पेप्सी फूड का एक केस आया है, एक इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस CIT का आ रखा है। एंड जो थर्ड जो आ रखा है वो आ रखा है PCIT वर्सेस डॉक्टर रंजन पाई का। तो ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, तो स्टार्ट बाय वन। ओके, सबसे पहले जो अमेंडमेंट आया है वो आया है सैलरी के चैप्टर में। सैलरी के चैप्टर में क्या अमेंडमेंट आया है? यहाँ पे सेक्शन 17 2 एंड आपका ये 7A के अंदर अमेंडमेंट है, जिसमें पहले क्या होता था, पहले तो आप कितना भी कंट्रीब्यूशन करते थे सैलरी के अंदर, अगर आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन करते थे तो वहाँ पे एक लिमिट थी, दैट इज़ अगर वो अप टू 12% अगर आप करते हो, 12.5% सॉरी, तो उतना तो एम्प्लॉयर के लिए वो क्या मान लिया जाता था, एग्जेम्प्ट था एम्प्लॉय के हैंड में। लेकिन उससे ज़्यादा जो होता था वो क्या हो जाता था, उसके लिए परक्विजिट के रूप में टैक्सेबल हो जाता था। उसके बाद में 7.5 लाख रुपए की एक अमाउंट नोटिफाई हो गई थी कि अगर 7.5 लाख रुपए तक अगर आप करते हो तो वो अलाउड है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। ओके, वो फिर एम्प्लॉय का परक्विजिट हो जाएगा। अब उसकी कैलकुलेशन के लिए रूल्स आ गया, जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि 3 केसेस के अंदर एज यू सी, अगर एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूशन करता है RPF में, सुपर एन्युएशन फंड में एंड NPS 80 CCD 1 वाले के अंदर। ओके, ये 3 ही जो है वो नोटिफाई किए गए हैं, तो इसके अलावा कोई और नहीं है। फर्स्ट है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सेकंड है सुपर एन्युएशन फंड एंड थर्ड है नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि 80 CCD 1 वाली है। अगर उसमें अप टू 7,50,000 पर annum का जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है तब तक तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई परक्विजिट्स एम्प्लॉई के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर 7.5 लाख से एक्सेस अगर कुछ भी होता है, जो भी एक्सेस वाला अमाउंट है, और प्लस उसके ऊपर जो भी एनुअल एक्रीशियंस होता है, यानी कि जो भी एडिशनल अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया, ये एक एग्जांपल भी बता दूंगा मैं, मैक्सिमम 15 मिनट में सारा हो जाएगा। तो जो भी एनुअल एक्रीशन है उसका जो एक कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया है उसके थ्रू कैलकुलेट होकर उतनी वैल्यू है वो परक्विजिट की आपकी मान ली जाएगी, एम्प्लॉय के हैंड में उतना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, ये किसका है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस वाला पार्ट ही अपन को कंसिडर करना है, पूरा नहीं है। ओके, सो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। मैंने ना वैसे तो देख लो, एक बार दिखा देता हूँ, ये नहीं रहे कि दिखाया नहीं। यहाँ पे देखो फॉर्मूला ये दिया इन्होंने, TP = PC/2 × R प्लस PC1 प्लस TP1 × R। ओके, अभी इसके अंदर नहीं जाते हैं, मैंने इसको एकदम ईजी लैंग्वेज में लिख लिया है, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। ये क्या बोल रहा है कि आपने जो भी एक्सेस कंट्रीब्यूशन किया है, ओके, जो भी एम्प्लॉयर ने है वो एक्सेस कंट्रीब्यूशन किया है 2021 यानी कि प्रीवियस ईयर के अंदर, डिवाइड बाय कर दो उसको 2 से, मतलब वो पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं लेना, उसका हाफ ही कंट्रीब्यूशन मान लो। अगर एक एग्जांपल है यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंट्रीब्यूट करता है 8.5 लाख रुपए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 टुवार्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर कितना कर रहा है? 8.5 लाख रुपए कर रहा है, तो उसको करना कितना चाहिए? अप टू 7.5 लाख। तो ये जो एडिशनल 1 लाख है वो किसके हाथ में हो जाएगा? एम्प्लॉय के हाथ में चला जाएगा। लेकिन ये 1 लाख जाएगा किस में? RPF अकाउंट में, और ये
आरपीएफ अकाउंट में जा रहा है, एग्जांपल के लिए मान के चलो, तो इस एडिशनल 1 लाख रुपए के ऊपर उससे इंटरेस्ट या डिविडेंड की भी इनकम होगी, तो वो भी उसके एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब कैसे होगा उसको समझिए। ये जो एडिशनल 1 लाख है, ये यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो भी एक्सेस अमाउंट कंट्रीब्यूट आपने की है वो पूरी नहीं लेनी। यहाँ पे आप सिर्फ 1 लाख को डिवाइड करके 2 यानी कि सिर्फ 50,000 रुपये ही आपको लेने हैं और उससे आपको मल्टीप्लाई करना है एग्रीगेट इनकम अक्रूड ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर। मतलब जो भी आपने इनकम अक्रू करी है ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, वो वाली इनकम आपको लेनी है। अब इनकम कौन सी वाली बात हो रहा है, आपने 1 लाख रुपये कंट्रीब्यूट किया तो उसके ऊपर आपने जितना इनकम कमाया, ओके, एग्रीगेट इनकम लेना, ये नहीं कि सिर्फ 1 लाख वाला, जितना भी आपने पूरे फंड पे इनकम कमाया। अब इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। दैट इज द प्रोविडेंट फंड को मिस्टर ए है, मिस्टर ए हैड आल्सो मेड एन इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन। ओके, ये कह रहा है कि एम्प्लॉयर ने 8.5 लाख का कंट्रीब्यूशन किया, एम्प्लॉई ने भी 8.5 लाख का कंट्रीब्यूशन किया, कोई बात नहीं। अब ये बोल रहा है आगे कि बैलेंस इन द आरपीएफ अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है वो 32 लाख रुपए है। यानी कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मेरा अगर 32 लाख है, फंड में एम्प्लॉयर ने लगाया 8.5, एम्प्लॉय ने लगाया 8.5 लाख, और फिर ये आगे बोलता है इंटरेस्ट एक्यूरूड इन द आरपीएफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 3,44,250, और फंड में आपने टोटल 3,44,250 रुपये कमाए, तो क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना फंड का बचना चाहिए, दैट इज 52,44,250, सबका टोटल क्या और कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे वापस आते हैं अपन ऊपर। यहाँ पे क्या था, एग्रीगेट इनकम अक्रूड ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर। जो भी करंट प्रीवियस ईयर है उसमें आपने कितनी इनकम अक्रूड की है, तो यहाँ पे अपन ने देख लिया था 3,44,250 ये वाली इनकम आपने अक्रूड की है। तो मल्टीप्लाई में 3,44,250 कर दो और डिवाइड में, मतलब कि ये इनकम कितनी अक्रू की, और मल्टीप्लाई डिवाइड जो हमको करना है वो एवरेज फंड से करना है कि ओपनिंग फंड कितना था, क्लोजिंग फंड कितना था, डिवाइड बाय 2 कर दो। ओके, तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया साइड बाय साइड ही कि ओपनिंग मेरा 32 लाख था और क्लोजिंग मेरा 52,44,250 था। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको ये कर सकता हूँ 32 लाख प्लस 52,44,250 डिवाइड बाय 2। ओके, तो वेरी सिंपल, अगर मैं इसको निकाल लूँगा, ओके, आप सीधा कर सकते हो 50,000 इंटू ये 3,44,250 डिवाइड बाय ये वैल्यू, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी, ये 4,076.74। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, सो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो ये वाले पोर्शन को, तो आप एग्जैक्टली 4,076.74 के आंसर पे आओगे, जो कि इंस्टीट्यूट के आंसर से डिटो मैच हो रहा है। तो ये था सिंपल कि जो भी आपकी एक्सेस अमाउंट कंट्रीब्यूशन हुई है इन 2020-21 उसको आपको हाफ लेना है डिवाइड बाय 2, कि भाई आपने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया उसका 50% लो, और फिर आपको उस पर आपका जो फंड है वो कितनी इनकम अर्न करना है, कितने परसेंटेज के अंदर इनकम अर्न कर रहा है, आपका जो एवरेज फंड है, ओके, वो वाले परसेंटेज से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका निकल के आ जाएगा कि आपका कितना पक्स है। लेकिन ये पूरा नहीं है, लेकिन ये इनफ है अपने एग्ज़ाम के लिए, नवंबर 21 के लिए। क्यों? क्योंकि है ना, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है फॉर्मूले का वो अभी एप्लीकेबल नहीं है। ओके, ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है इसका मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो है वो PC1 प्लस TP1 इंटू आर है, ये प्रीवियस ईयर्स की बात करता है, और बिकॉज ये अमेंडमेंट इस साल एप्लीकेबल हुआ है इसीलिए यहाँ पे कोई भी प्रीवियस ईयर नहीं है। ओके, अगेन अब मैं इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ। TP यानी कि टैक्सेबल परक्विजिट, सॉरी, हाँ, TP यानी कि टैक्सेबल परक्विजिट क्या है, और TP1 इक्वल टू एग्रीगेट ऑफ द टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7)(a फॉर द प्रीवियस ईयर और ईयर्स कमेंसिंग ऑन और आफ्टर। ओके, ये PC1 और TP1 ये एक बार पार्ट छोड़ रहा हूँ, ओके, अपने एग्ज़ाम के लिए भी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे सीधा से ये समझ लो कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर आपने जितना कमाया है, ओके, प्रीवियस ईयर में जितना भी आपका ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है वो वाला परक्विजिट आपको लेना है, अदर देन करंट प्रीवियस ईयर। यानी कि मान लो अगर आप 2020-21 की कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो तो इसके अंदर ही आ जाएगी। अब उससे पहले की यानी कि 20-21 से पहले के यानी 19-20 तक के जितने हैं वो TP1 के अंदर टोटल ले लो, और PC1 यहाँ पे क्या है, दैट इज़ जो भी आपका एग्रीगेट ऑफ द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख है फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021, लेकिन यहाँ पे भी करंट प्रीवियस ईयर को इंक्लूड नहीं किया गया है। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि TP1 इक्वल टू जो आपका है वो यहाँ पे नील आया है और ये भी नील आया है, क्यों? बिकॉज ये करंट ईयर के लिए है नहीं। ओके, ये जो है
TP1 वो बोलता है टैक्सेबल परक्विजिट, लेकिन करंट ईयर को छोड़ के उससे पहले के सारे, और PC1 यानी कि जो आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन था लेकिन अगेन करंट ईयर को छोड़ के उससे पहले के सारे हैं वो इसके अंदर कवर हो गए हैं। ओके, ये था मल्टीप्लाई बाय अगेन जो रिटर्न का परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई करना है। आर मतलब यहाँ पे रिटर्न है, दैट इज़ इंटरेस्ट डिवाइड बाय जो भी आपकी एवरेज वैल्यू है वो। ओके, यहाँ पे आपका अमेंडमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब सेकंड अमेंडमेंट जो मेरा आता है वो है PGBP का। PGBP में क्या अमेंडमेंट आया, दैट इज़ वेरी सिंपल कि यहाँ पे ये बोला गया है कि जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट थी, जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट थी फाइल करनी होती थी। ओके, किस में फाइल होती थी, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अगेन 3CA और 3CB के अंदर होती थी प्लस 3CD। ओके, तो ये जो 3CA और 3CB है उसको जो रिवाइज़ करने की टाइमलाइन थी, रिवाइज़ करने की जो टाइमलाइन थी वो टाइमलाइन क्या की गई है, वो रिवाइज़ करने का है वो राइट दे दिया गया है कि अगर आप चाहो तो आप बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है वो क्या कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो। जो CA है वो क्या कर सकता है, रिवाइज उसको कर सकता है। ओके, ये था, यही मैंने आगे लिखा है। लेट्स सी, जो रूल 6G है वो इसको बताता है रिपोर्ट को इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर दिस पर्पस। CBDT ने रूल 6G है वो फॉर्म किया है, और साथ में यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको रिवाइज़ क्यों करनी पड़ रही है, बिकॉज यहाँ पे आपकी कुछ रिकैलकुलेशन हुई है या फिर सेक्शन 40 या 43B के अकॉर्डिंग कुछ डिसअलाउंसेस हुई है, उसके कारण आपको क्या करना पड़ रहा है, रिकैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो उस केस के अंदर आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे अपनी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसे रिवाइज कर सकते हो और बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है उसे आप फाइल कर सकते हो। ओके, ये था सेकेंड अमेंडमेंट PCBP का। नाउ चैप्टर 23 मिसलेनियस प्रोविज़न में भी एक अमेंडमेंट है जो कि रूल 114E और सेक्शन 285B की बात करता है। यहाँ पे क्या है कि जो आपका स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं या फिर रिपोर्टेबल अकाउंट होते हैं, उनमें जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं आपको उनको सबमिट करना होता था पहले किसको, जॉइंट कमिश्नर को। वो अब चेंज होके क्या हो गया है, वो यहाँ पे चेंज होके सिंपली उन्होंने कर दिया है कि सॉरी मैंने गलत ले लिया, वो आगे आएगा अभी। यहाँ पे क्या था सिंपली दैट इज़ कि ये जो आपके स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपको रिपोर्ट करने पड़ेंगे, और रिपोर्टिंग पर्सन्स कौन कौन हैं, रिपोर्टिंग पर्सन्स हैं वो होगा किसको, पहले तो ये देखो स्पेसिफाइड बाय द PDGIT और द DGIT। ठीक है, तो PDGIT या DGIT है वो अप्रूव करेंगे, देन फिर ये क्या करेंगे, ये टेबल फर्निश की जाएगी यहाँ पे। अब अगर आपका कैपिटल गेन ट्रांसफ़र और लिस्टेड सिक्योरिटीज़ ऑफ द म्यूचुअल फंड है तो वहाँ पे RSC, डिपॉजिटरीज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट या रजिस्ट्रार को है वो क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा किसको, अथॉरिटीज़ को। सेकंड, अगर आपके डिविडेंड इनकम है तो उस केस में कंपनी को है कि वो किसको इंटीमेट करेगी, अथॉरिटीज़ को। और इंटरेस्ट इनकम है तो बैंकिंग कंपनी या फिर कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट मास्टर जनरल और NBFC जो है वो रिपोर्ट करेंगे। अब बात करते हैं